कि ये जो मुख्य बिंदु है हमारे चैनल्स पर, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रकृति में 5 कैटेगरीज की ऊर्जा बाहर है, उसी प्रकार हमारे शरीर में 5 कैटेगरीज की ऊर्जा अंदर है। तो बाहर किस तरह की एनर्जी है? बाहर किस तरह का है? तो बाहर की बात उन्होंने देखा कि जितनी भी चीज हमारे संसार में आती है, वो फिर इस संसार से उसको जाना पड़ता है। आई, प्रकट हुई और गई। वॉट एवर कम्स इन दिस वर्ल्ड हैज टू गो। जो भी संसार में आता है उसे जाना पड़ रहा है। इसके मतलब कि जो भी काम यहाँ हुआ वो डेवलप हुआ, एक्टिविटी शुरू हुई, काम शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ, और फिर पहले मूवमेंट नहीं था, कोई चीज नहीं थी, फिर धीरे से कोई चीज आई, उसमें मूवमेंट शुरू हुआ, और वो मूवमेंट बढ़ते 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 पीक पर गया, और फिर पीक से नीचे ढलता गया, चला गया, और अंत में बाद में फिर मूवमेंट बंद हो गया, फिनिश हो गया। तो उन्होंने कहा कि बाहर जितनी भी चीज है, ये जो भी प्रकार की एनर्जी है, सब में एक बात जो सामान्य दिखती है, वो ये है कि इसका इसकी शुरुआत है और इसका अंत है। तो कोई भी क्रिया, कोई भी मूवमेंट शुरू होता है और अंत होता है। तो इसको उन्होंने नाम दिया प्रोसेस। क्या नाम दिया है? कोई भी चीज शुरू हो और खत्म हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो स्टार्टिंग से फिनिश तक करने की जो क्षमता, ये जो चीज आती है, जो भी चीज है संसार में, उसका नाम उन्होंने दिया ची। क्या कहा उसको? ची। और लिखा कैसे? क्यू आई। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बाहर जो चीज है, पेड़ पैदा हुआ, पेड़ बड़ा हुआ, फिर फल फूल लगे, कई सालों तक रहा, फिर मर गया। इसी तरह फसल पैदा हुई, धान की फसल, खेती हुई, चावल, पैडी, धान की फसल, बीज को डाला गया, बीज से पेड़ हुआ, पौधा हुआ, फसल पकी, पक के फिर पेड़ खत्म हो गया। नहीं, सीजन्स आते हैं, शुरू होता है, चला जाता है। दिन की शुरुआत होती है, दिन खत्म हो जाता है। और इसमें उन्होंने देखा कि मूवमेंट जो है वो भी एक बड़ा फिक्स्ड मूवमेंट है। सबसे बड़ा जो नेचर में जो मूवमेंट दिखता है, वो दिखता है प्लैनेट्स का। उन्होंने देखा कि धूप निकलती है, कहां से निकलती है? नॉर्थ ईस्ट से निकलती है, पूरब से निकलती है, और ये धूप दक्षिण होते हुए, साउथ में होते हुए, वापस पश्चिम में जाकर के लय हो जाती है। पश्चिम उत्तर में, उत्तर में नहीं जाती। तो उन्होंने समझा ये जो प्रोसेस है, उसका जो नेचुरल मूवमेंट है, वो कैसा है? क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्योंकि सन कैसे चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। ये कुछ बातें उन्होंने नोट की। तो हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो ज्ञान एक्यूपंक्चर का आया, उसमें कैसे आया ये बहुत से अनुभवों से आया। तो ये अनुभव सारे नोट होते गए, और जैसा जैसा उन्होंने पाया कि जिस बिंदु पर दबाव डालने से, सुई लगने से, भाला लगने से, तीर लगने से क्या क्या होता है, उसे नोट किया उन्होंने, और उसको लिख डाला, सबको बता डाला, अपने शिष्यों को बता डाला। कईयों ने कई तरह से बताया, तो एक ही तरह से नहीं, बहुत से प्रकार के। कुछ लोगों ने अपने फैमिली में रखा इस ज्ञान को, बाहर नहीं जाने दिया, और कुछ लोगों ने बहुत से शिष्य बना लिए, कुछ लोगों ने 3 ही 4 शिष्य बनाए, और उनकी विधा कुछ अलग थी, किसी की विधा कुछ अलग थी, किसी की विधा कुछ अलग थी। सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बांटा। लेकिन आज का जब युग आ गया है, कंप्यूटर का युग आ गया है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही है। जबकि चाइनीज इसमें होशियार हैं, वो जल्दी से सारी चीजें शेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी बाहर आ रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस दूसरों का है, जो हमें किताबों में मिलता है।
और उस पद्धति को हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का मेथड कहते हैं, टीसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? टीसीएम। कुछ दूसरे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि कुछ एक बिंदु हर चैनल पर ऐसे हैं जिनका लेवल ग्राउंड लेवल से लेकर के और ऊपर तक, जब तक कि वो शरीर के अंदर घुस नहीं जाते, जहां पर अनअप्रोचेबल हो जाते हैं, वहां तक में कुछ मुख्य बिंदु हैं। कितने? 5। क्योंकि बाहर भी नेचर में जो कुछ भी आता है, मूवमेंट शुरू होके खत्म होता है, उसमें उन्होंने देखा कि कुछ देर तक तो मूवमेंट और एक्टिविटी बढ़ती है और उसके बाद एक्टिविटीज कम होने लग जाती है। उन्होंने कहा कि शरीर के अंदर जो चैनल पर प्रमुख बिंदु है 5, वो भी इसी प्रकार काम करते हैं। इनकी ऊर्जा बढ़ती बढ़ती है, जिससे मनुष्य के शरीर की ऊर्जा और उसकी मूवमेंट बढ़ती है, ग्रोथ होती है, और बाद में वही कम होने लगता है, तो मनुष्य की एक्टिविटीज और सब कुछ कम होने लगता है। तो जब एक्टिविटीज बढ़ती रहती है और कुछ देर तक एक्टिविटीज कम होती रहती है, 2 भाग। फिर इस 2 भाग में भी उन्होंने देखा कि इस 2 भाग में भी एक्टिविटीज बढ़ने वाली हाफ और एक्टिविटीज घटने वाली हाफ, उसमें भी उन्होंने देखा कि शुरुआती दौर में किसी भी चीज की जो मूवमेंट्स हैं, क्या है? मूवमेंट समझते हैं ना सब लोग? इसकी हिंदी नहीं बताने की जरूरत है ना। मूवमेंट माने क्या कहते हैं इसको? गति। डिफिकल्ट, हिंदी इज ऑल्सो डिफिकल्ट। हिंदी इतना आसान नहीं है। मूवमेंट माने गति, है ना? तो जब क्रिया, एक्शन बढ़ता है हाफ, और हाफ में घटता है, तो उन्होंने कहा इस तरफ भी 2। शुरुआत में जो एक्टिविटीज बढ़ती है, वो एक्टिविटीज बढ़ने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत होती है, वो हर चैनल में है। फिर उसके बाद एक क्रिटिकल जंक्शन आता है, नहीं? क्रिटिकल जंक्शन आता है जहां से एकदम से एक्टिविटी चेंज हो जाती है, ब्रेन चेंज हो जाता है, थिंकिंग चेंज हो जाती है, नहीं? सबके जीवन में आता है, हमारे आपके जीवन में भी आता है। महिलाओं में बहुत स्पष्ट है, नहीं? प्यूबर्टी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होते हैं। उसके पहले अलग प्रकार की थिंकिंग, अलग प्रकार की एक्टिविटीज होती है, और उसके बाद अलग प्रकार की एक्टिविटीज अलग प्रकार की होने लग जाती है। अलग प्रकार की क्षमताएं, कैपेसिटी और काम करने की क्षमता सब कुछ अलग हो जाती है, सोच अलग हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे साइड में जब एक्टिविटीज कम होने लगती है, वहां भी उन्होंने देखा कि 2 प्रकार की है बात। एक तो यह है कि हम उसके सिद्धांत तय हो जाते हैं, और जो भी काम वो करता है या वो करती है, वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, रूटीन होता है। आदमी के अपने सिद्धांत बन जाते हैं, अपनी फिलॉसफी हो जाती है लाइफ की, और वो एक्चुअल में उतना ही करता है, समझता है, जो सही गलत का फैसला करता है अपने हिसाब से। दूसरों की बात नहीं सुनता, दूसरों की बात सुनना खत्म। ये दूसरे साइड की बात। और बाद में इतनी ऊर्जा ही नहीं बचती कि समझ अगर है भी तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते, वृद्धावस्था, और फिर बुढ़ापे के बाद डेथ। 2 उधर भी है, 2 इस साइड, 2 इस साइड। और उन्होंने ये कहा कि अगर जीवन में सुखी रहना है और नेचर के साथ तादात्म्य बनाकर रखना है, अपने शरीर, मन और बुद्धि को नेचर के साथ हार्मनी में रखना है, तो ये 4 बिंदु ये हो गए। 2 एक्टिविटी साइड में, इंक्रीजिंग एक्टिविटी, और 2 डिक्रीजिंग एक्टिविटी साइड। और एक ऐसा फेज है जहां पर इंक्रीजिंग एक्टिविटी जाती है एक तरफ से, और एक तरफ से डिक्रीजिंग एक्टिविटी शुरू होती है। इन दोनों का जो मिलन है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल फेज। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिशन, माने एक्टिविटी से नो एक्टिविटी, इंक्रीजिंग एक्टिविटी टू नो। ये भी एक फेज है, ये भी एक स्थिति है। तो 2 हो गए इंक्रीजिंग एक्टिविटी की तरफ, 2 हो गए डिक्रीजिंग एक्टिविटी की तरफ, और एक बीच का हो गया, जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल लाइन, ट्रांजिशनल फेज। तो फेज आप समझ लीजिए, फेज किसे कहते हैं? अलग अलग स्टेप्स। जैसे मान लीजिए कि जमीन से आपको किसी बिल्डिंग में जाना है, नहीं? तो ऊपर तक पहुंचने के लिए 5 फ्लोर हैं,
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर। ये 5 फेज कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? 5 फेज। टोटल ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक जाने के लिए, टोटल पैदा होने से लेकर फुल कंप्लीट साइकिल, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में 5 स्टेजेस हैं। इन 5 स्टेजेस को क्या कहा? 5 फेजेस। तो ये दूसरे जो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि हर बिंदु के लिए एक्सपेरिमेंट करें, उसमें सुई डालें, उसमें प्रेशर डालें और उसको पता करें कि उससे क्या क्या होता है। एक तो वो तरीका था, वो होता रहा, वो इजी था और वो शुरू हो गया 5000 साल पहले। फिर इन्होंने जब करीब 2000 साल बीत गया, 2 ढाई हजार साल बीता, तब इन लोगों ने ये इस पर जोर दिया कि केवल 5 बिंदुओं से सारा काम हो जाएगा, क्योंकि जितनी प्रोसेस है शुरू से लेके आखिर तक, जो प्रोसेस, जो प्राण जो आया है, जो प्रोसेस है, वो केवल 5 कैटेगरीज में बांट दो और इन्हीं को आप रेगुलेट अगर कर सके तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। आपकी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, क्या क्या? बॉडी और माइंड, या 2 चीजों में समझिए, बॉडी माइंड, दैट विल बी हेल्दी। ये जो दूसरी विधा लेकर के कुछ लोग आए, इनसे उन लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया जो लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वाले थे, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बिंदुओं के पैथोलॉजी को पता किया था, कौन से बिंदु से क्या क्या होता है। बड़ी कठिनाई से उन लोगों ने किया था, तो उनके तो हजम नहीं हुआ ये। जब उनके हजम नहीं हुआ तो उन लोगों ने पूछना शुरू किया, ये बताइए कैसे, वो बताइए कैसे। ये जो थे 5 फेज वाले, 5 स्टेजेस वाले, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन राजा होगा, कब बरसात होगी, इस बार धान की खेती अच्छी होगी कि नहीं होगी, हमारे लड़की होगा कि लड़का होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ऐसे सवाल करने शुरू कर दिए। बताइए, प्रेडिक्ट करिए। तो 5 तत्वों के हिसाब से वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, नहीं बता पाए। ये बाद में ये कई बार हुआ। तो जब ये नहीं बता पाए, ये दूसरे स्ट्रीम के स्कॉलर्स जो 5 बिंदुओं को लेकर चल रहे थे, इनको मार पड़ी, नहीं बता पाए, तो ये डेवलप नहीं हो पाया। थोड़ा सा डेवलप हुआ, रह गया, थोड़ा सा डेवलप हुआ, रह गया, थोड़ा सा डेवलप हुआ, रह गया। तो सु वेन नाम की किताब पहले लिखी गई, सु वेन, और एक दूसरी किताब है, 2 किताबें आई शुरू में। सु वेन में चर्चा है एक्यूपंक्चर की, और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई। तो उसमें जोर किसका रहा, वर्चस्व किसका रहा? टीसीएम वालों का रहा। ये 5 फेजेस और 5 एलिमेंट वालों का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये फेल हो गए, क्योंकि ये कुछ कह नहीं पाए। ठीक है। और चैनल्स तो वही बने थे जो उनके ऋषि मुनियों ने जो निकाल के दिया था, उसके बाद ये कुछ सोच भी नहीं पाए। तो इसकी स्टडी 3 से 4 बार हिस्ट्री में, आप अगर आप ब्राउज करेंगे, नेट पर जाएंगे और ब्राउज करेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्यूपंक्चर एंड इट्स डेवलपमेंट, जब आप उसे खोजेंगे तो आप देखेंगे कि इसने 3-4 बार 5 एलिमेंट थियरी वाली मार खा करके चुप हो गई। ठीक है। और आज की स्थिति ये है कि लोग 5 एलिमेंट थ्योरी, अच्छा ये बताओ, जैसे आप लोग तो सब लोग, लगभग सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पेशेंट ट्रीट किया है। आप बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें लिवर की यिन को टोन करना है, तो क्या हम इन चैनल्स पर जो बिंदु हैं, उनके सहारे हम लिवर की यिन को टोन कर सकते हैं? 2 बिंदु हैं यिन यस के सर, साइड में, कर ड्राइनेस और, सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते। आपने कभी किया? लिवर 8 और लिवर 4 को टोन करने से लिवर की यिन टोन हो जाती है। किडनी की यिन टोन नहीं, करने के लिए कौन कौन से बिंदु हैं, रुखसार? किडनी के लिए वाटर पॉइंट नहीं है, याद नहीं मेरे को, मैं जो बता रहा हूं सुनिए। याद नहीं मेरे को, पॉइंट्स याद नहीं। 2 ही पॉइंट है ना, एक कोल्ड पॉइंट है, एक ड्राइनेस पॉइंट है। केवल 2 पॉइंट से ट्रीटमेंट नहीं होती। लिवर यिन की, हार्ट की,
स्प्लीन यिन का तो नाम ही नहीं लेते हैं? इसी तरह यांग, लेकिन यांग का काम थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन यांग का काम ज्यादा होता है, यिन का काम नहीं होता। इन बिंदुओं और इन मेरिडियन के माध्यम से अगर आप पंच तत्व के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहें तो नहीं होता, और ये नहीं होता इसलिए टीसीएम वाले और चढ़ गए, उनको बड़ा महत्व मिला। और आज प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि टीसीएम ही चालू है, फॉर्मूले ही चल रहे हैं सारे। आप और हम क्या कर रहे हैं? केवल फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या आपने कभी अपना फॉर्मूला बनाया? क्या आपने अपने पॉइंट यूज किए? और वो भी 3-4 पॉइंट, क्योंकि एलिमेंट तो 5 ही पॉइंट है, या ज्यादा से ज्यादा 6। इस बीच में प्रोफेसर पार्क आए, इस बीच में और भी बहुत से विद्वान आए, नहीं, शैम आए, एक शैम एक्यूपंक्चर करके है, एक एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर करके है, फिर स्कैल्प एक्यूपंक्चर आ गया, तमाम दुनिया भर की चीजें आई, तुंग एक्यूपंक्चर आ गया, टैन बैलेंसिंग मेथड आ गया, बहुत से आए। हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा। और उसमें हुआ क्या? ये जो 5 फेज वाली बात थी, ये बात खुल करके सामने नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि लोगों ने चाइनीज जो मेरिडियन और चैनल थे, उसके अलावा कुछ भी सोचना ही नहीं संभव समझा। नहीं, एक बात आज नोट कर लीजिए कि अगर इन 5-6 बिंदुओं से ही केवल आपको ट्रीटमेंट करनी है, जिसको 6 की बोल करके पार्क साहब ने निकाला। 6 की का नाम सबने सुना है ना सुजोक में? किसने नहीं सुना है? सबने सुना है। उससे भी नहीं होगा। उसमें भी क्या होगा? केवल यांग जो डिजीजेस हैं वही केवल सॉल्व होंगे, यांग को मॉड्यूलेट करके। उसमें भी कई खामियां रह गई, कहना नहीं चाहिए। प्रोफेसर पार्क एक जीनियस थे, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और पंच तत्व के विषय में तो किसी ने सोचा ही नहीं, कहा ही नहीं। हम और आज आप जो अभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम ये बात आपको बता रहे हैं और दावे के साथ बता रहे हैं। जितना मेरा अनुभव है और जितना हमने पढ़ा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको, अगर आपने ये पूरी सीरीज अटेंड करी जिसमें 7 विषय हमने लिए हैं, तो ये एक ऐसा मेथड होगा जिसके माध्यम से आपको पूरी पैथोलॉजी हर पॉइंट की याद नहीं करनी पड़ेगी। केवल आपको जानना पड़ेगा फर्स्ट फेज में जो ऊर्जा फर्स्ट फेज को गवर्न करती है, पहली फेज को, स्टार्टिंग वाले को करती है, वो क्या क्या कर सकती है। दूसरी फेज वाली जो फायर है वो क्या क्या कर सकती है। नहीं, 5 फेज आप जानते हैं ना, सब लोग नाम जानते हैं कि नहीं? वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। कोई ऐसा मेटल वाटर नहीं जानते? जानते हैं ना? तो हाँ, हमको ये जानना होगा कि वुड फेज की जो एनर्जी है, वुड फेज पर जो ची बैठी हुई है, वो क्या क्या कर सकती है, और इसमें कमी हो जाए तो क्या होगा, और ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। इसी प्रकार फायर फेज की एनर्जी, इसी प्रकार अर्थ फेज की एनर्जी, इसी प्रकार मेटल और वाटर फेज की एनर्जी, इसके बारे में केवल जानकारी हो जाए। और बाकी बिंदु तो उन्होंने ही निरूपित कर रखा है पहले वालों ने, जिसके आधार पर उन्होंने करना शुरू किया, कई बार शुरू किया, 4-5 बार। मैं आपको बताता हूं कि हम और आप जो अब सीखने जा रहे हैं उसमें हम सारी बीमारियों का इलाज केवल इन 6 बिंदुओं से करेंगे। 6 बिंदु और कितने मेरिडियन? 12 मेरिडियन। 6 बिंदु में 3 पर यांग प्रकार की चीज है और 3 पर यिन प्रकार की। यांग किसको कहते हैं और यिन किसको कहते हैं, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग ये चर्चा करेंगे वुड क्या है, फायर क्या है, मेटल क्या है, वाटर क्या है, इस बात की चर्चा नहीं। हम लोग देखेंगे इनके नियम क्या है, ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो इन सब को करने के पहले आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है हमें,
वो काम ये करना है कि सबसे पहली बात कि ये एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर, इसकी परिभाषा क्या है, इसको डिफाइन कैसे करें। बहुत बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं आप लोग। मैं भी याद, मैं समझता हूं कि आप लोग भी मेरे ख्याल से 15-17 साल तो जरूर हो गए होंगे, नहीं? केतन, कितने साल हो गए? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो ना। 13 साल। 13 13 साल, साल। 13 साल हो गए। मंत्री जी आपको कितने साल हुए? केवल 2 साल। अच्छा, आप नहीं है। श्वेता भी नहीं होगी। श्वेता तुम भी नहीं हो? कितने साल हुए तुमको एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में? श्वेता अनम्यूट करो। हाँ, कितने साल हुए हैं? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। वीडियो कट जा रहा है। हाँ, वीडियो कट जाने दो, तुम कट बोलो, जा रहा आवाज है। आ रही है तुम्हारी। आप अभी आया। हैं? चलो, जो कुछ भी है, आवाज नहीं आ रही उसकी, कुछ कमजोर है। वेंकटेश, आप कितने सालों से कर रहे हैं? सर 8 साल सर। 8 साल से। 8 ईयर से सर। तो अभी आप हैं, केतन है, ये सब पुराने। विद्या बहन, आप कितने दिनों से कर रही हैं? विद्या बहन, आप अनम्यूट करिए अपने को। विद्या बेजानिया, अनम्यूट करिए। कितने साल से आप कर रही हैं? आप कितने साल से हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में? सर मैंने तो किया ही नहीं किया, अभी नहीं किया, अभी स्टार्ट करना है। अरे ये गड़बड़ होगी फिर। आप तभी किया था और अब करना है। पहले किया था? अच्छा, तो फिर आप ध्यान से। हाँ, तभी जो सीखा था वही है। हाँ, पहले से मुझे सीखना है। अच्छा, अभी बहुत मुझे करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे लोगों को तो हाँ, दूसरे बहुत लोग सब ज्यादा। आगे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, केतन, आपसे पूछता हूं मैं, बिकॉज यू सीम टू बी द मोस्ट एडवांस्ड एंड सीनियर मोस्ट। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की परिभाषा क्या है? व्हाट इज एक्यूपंक्चर, या एक्यूप्रेशर को समझो, व्हाट इज एक्यूप्रेशर? तो ये सारी नाड़ी एक्यूपंक्चर में यिन यांग एनर्जी को बैलेंस करना और क्वी को बैलेंस करना। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। वेंकटेश, आपने तो हमारी बहुत सी क्लासें अटेंड करी हुई हैं। यस सर, यस सर। अच्छा, पहले विशाखा को बोलने दो, आप रुको थोड़ा, क्योंकि आप तो बोल दोगे जो मैं बोलता हूँ। विशाखा गज्जर, अनम्यूट करो। और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्या है, तुमने हमसे भी सुना होगा पहले, बोलो क्या है? एक्यूप्रेशर मतलब कोई एक बिंदु पे दबाव डालना। आज मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन। नहीं, नई बातें सब होंगी इन क्लासों में, सारी बातें नई होंगी जो 5000 सालों में नहीं हुई, न चीन में हुई, न कोरिया में हुई, न भारत में हुई, कहीं नहीं हुई। वो बातें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपने फॉलो किया तो आप कुछ ही बिंदुओं से सारे प्रकार के डिसऑर्डर ठीक कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या परिभाषा है सुन लीजिए। ये ची, जिसको हम लोग अपने यहाँ क्या कहते हैं, प्राण, अपने यहाँ क्या कहते हैं, प्राण, प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, की, जापान में की कहते हैं। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर इज ए थेरेपी। ये क्या है? एक
उपचार पद्धति है। ये कैसे काम करते हैं, इसमें एक्यूपंक्चरिस्ट क्या करता है? ये सारे प्रकार के डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए रेगुलेट करता है। रेगुलेशन समझते हैं आप? नहीं, पंखा कितना चलाना है, रेगुलेटर रहता ना, उसको थोड़ा घुमाओ, 1 पे चलाओ, 2 पे चलाओ, फुल पे चलाओ, ऑफ करो कभी, जैसा आपको लगे कि कितनी गर्मी लग रही है। नहीं, जैसे वो एसी होता है ना, एयर कंडीशन, नहीं, कितनी कूलिंग चाहिए, वो हिसाब से आप उसको रेगुलेट करते हैं ना, उसकी कूलिंग रेगुलेट करते हैं ना। कूलिंग कैसे रेगुलेट होती है, या हीटिंग कैसे, हीटर में भी रेगुलेटर लगा रहता है, कैसे रेगुलेट होती, क्यों रेगुलेट करते हैं? ताकि बाहर जो नेचर में जो कुछ भी है उसके साथ हमारे शरीर में जो है, या माइंड और बॉडी में, इसमें दोनों में समानता बनी रहे, हार्मनी रहे। तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्या है? इट इज नथिंग बट ए पैथी which works by regulating the generation and distribution of chi. नहीं, बैलेंस करने की बात तो है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? जेनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या मान्यता थी चाइनीज की कि जो भी चीज है वो बाहर पैदा होती है और बाहर से ही हमारे शरीरों में आ जाती है। कैसे? हाथ और पैर की अंगुलियों के माध्यम से शरीर में घुस जाती है, ये मान्यता थी। ये मान्यता आज के डेट में नहीं है। आज की डेट में चाइना में भी ये मान्यता है, ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में ज्यादा पैदा होती है। बाहर अलग प्राण है, हमारे शरीर के अंदर प्राण लगातार पैदा हो रही है, अलग अलग प्रकार की प्राण पैदा हो रही है, अलग अलग प्रकार की चीज पैदा हो रही है, और ये काम करवा रही है। अब ये अंदर वाली जो चीज इस तरह से पैदा होनी चाहिए कि बाहर जो कुछ हो रहा है उसके साथ हमारा तादाद में, या अब और डेफिनेशन है सुख का, केवल बैलेंस की बात नहीं। हम जैसा ठंडे में हमें गर्मी चाहिए, किधर बैलेंस की बात आ गई? ठंड लग रही तो गर्मी चाहिए, और गर्मी लग रही तो ठंडी चाहिए। नहीं, पहले क्या था डेफिनेशन? अगर बाहर ठंडा हो रहा है तो हमारा शरीर भी ठंडा होना चाहिए, तब हम सुखी होंगे। ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने अभी हीटर ब्लोअर चला रखा है, अभी ऐसा है क्या? अभी ऐसा नहीं है, अभी तो और गड़बड़ है। जो सब्जियां और फल जिस सीजन में होते हैं उस सीजन में हम खाते हैं। हम तो 12 महीने हर सीजन में हर प्रकार की सब्जी और हर प्रकार के फल मिल रहे हैं। हम उसको पैदा भी करना चाहते हैं और उसको हम खाना भी चाहते हैं। इसी प्रकार हम अपने शरीर में जिस प्रकार की हमारी जरूरत है, अगर मैं पढ़ाने का काम करता हूं तो हमें उस प्रकार के प्राण की आवश्यकता है। आप अगर खेतों में काम करते हैं तो किसानी की उस तरह की आपको आवश्यकता है। जिस प्रकार की चीज आपको चाहिए उस प्रकार की चीज आपके शरीर में पैदा होनी चाहिए, और उस प्रकार की चीज ही आपके शरीर के विभिन्न भागों में जानी चाहिए। नॉट डेफिनेटली गवर्न्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। सबके लिए एक जैसी परिस्थिति नहीं है, हर व्यक्ति यूनिक परिस्थितियों में रह रहा है। नहीं, कोई जॉइंट फैमिली में है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में है, कोई सिंगल मदर है, कोई सिंगल फादर है, नहीं, कोई केवल मां के साथ रहता है, कोई केवल पत्नी के साथ रहता है, कोई लड़की के साथ रहता है। सबका बिहेवियर एक जैसा रहेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं? और अब ये मान्यता हो गई है कि हमारे लिए जितने भी प्रकार, हमारी बॉडी और माइंड को चलाने के लिए कितने प्रकार की चीज चाहिए, कितने प्रकार के प्राण चाहिए। कान को सुनने के लिए अलग प्रकार का प्राण चाहिए, पैरों को चलने के लिए अलग प्रकार का प्राण चाहिए, आंखों को देखने के लिए अलग प्रकार का की प्राण चाहिए, हार्ट को धड़कने के लिए अलग प्रकार का प्राण चाहिए, लंग्स को काम करने के लिए अलग प्रकार का प्राण चाहिए। हर प्रकार। तो अब कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है तो पहाड़ पे रहने वालों को लंग्स में ज्यादा प्रकार, लंग्स वाले प्रकार की
प्राण ज्यादा चाहिए, और जो प्लेन में रह रहा है उसको उतनी नहीं चाहिए। तो पहाड़ों का जलवायु भी अलग है, इधर का जलवायु भी अलग है। तो ये कहां पैदा होगी? बाहर से नहीं आएगी, ये सब कुछ शरीर में पैदा होगी। तो अगर किसी के कम पैदा, जितनी जरूरत है उतनी पैदा नहीं हुई, वो बीमार पड़ेगा, या जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैदा हो गई तो बीमार होगा। किसी को गर्मी ज्यादा, ऐसी स्थिति है जहां पर गर्मी ज्यादा चाहिए और उसकी गर्मी पैदा हो ही नहीं रही है, ठंडी पैदा हो रही है, गर्मी कम पैदा हो रही है। जहां पर गर्मी कम चाहिए वहां गर्मी ज्यादा पैदा हो रही है, ये सब बीमार कर देगा व्यक्ति। तो आज क्या मान्यता है? आज मान्यता है कि हमारे शरीर में ही हमारे लिए सारे प्रकार के प्राणों का जेनरेशन भी होता है, और हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है पहले से इंस्टॉल्ड। इस मैकेनिज्म का नाम है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म या ट्रिपल बर्नर मैकेनिज्म। नोट करते चलिए। अब आप यहां से आपकी कॉपी और कलम जरूर चलने चाहिए। जो चीज आपको लगे कि हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उसे नोट करिए। हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड है। ये कब इंस्टॉल हुआ? जब हम मां के गर्भ में थे, जब हम मां के गर्भ में थे। और इस मैकेनिज्म का दो काम है। मैकेनिज्म का दो काम है। क्या काम है? इसके दो काम हैं। नंबर एक, अफची, और नंबर टू, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म कहाँ है? हमारे शरीर में। ये मैकेनिज्म कब इंस्टॉल हुआ? जब हम मां के गर्भ में हुए, तैयार हुआ, उसी समय बन करके ये हमारे शरीर में बनने में और इसको इंस्टॉल होने में और फुल्ली मैच्योर होने में कितना समय लगा? लगभग 270 दिन। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये जो बात है, ये जो बात है, ये ची क्या है? इसको हम भारत में क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। वेंकटेश, यस सर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? सर नो सर। हाँ अच्छा, आप नहीं ले सकते। हाँ केतन, कैन यू टेक स्क्रीनशॉट? कौन ले सकता है स्क्रीनशॉट? सर मैंने ले लिया। सर ले लिया है सर, हाँ, ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया है हाँ, सर। और आप रखिए उसको, मैं इसको कर दूंगा, एनेबल करूंगा, कोई भी पोस्ट कर सकता है, ग्रुप में पोस्ट करते चलना। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की आज परिभाषा आपने जान ली। क्या जान ली? परिभाषा। कि हमें क्या, परिभाषा मींस डेफिनेशन। क्या है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर? क्या है? दिस इज थेरेपी, उपचार पद्धति है। उपचार कैसे काम करती है ये पद्धति? बाय रेगुलेटिंग
Acupressure acupuncture is a therapy which works by regulating the generation and distribution of chi. अब देखिए जनरेशन में दो बातें हैं। जनरेशन में दो बातें कौन कौन सी हैं? जनरेशन ऑफ ची में क्या बातें हैं? दो बातें। क्या क्या? क्वांटिटी ऑफ ची और दूसरी क्या है? बता सकते हैं? कोई बता सकता है क्या होना चाहिए? Sir, quality of chi. Quality of chi. Yes, Dr. Shikha. You have also attended quite a number of classes of mine. So that's very good. Well said. तो जो थेरेपिस्ट है उसको रेगुलेट करना आना चाहिए ना, जनरेशन को रेगुलेट करे। जनरेशन को रेगुलेट करने का मतलब है उसको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ ची को कैसे हम रेगुलेट करें, नंबर 1, और उसे यह पता होना चाहिए कि हम क्वालिटी ऑफ ची को कैसे रेगुलेट करें। क्वांटिटी किसे कहते हैं और क्वालिटी किसे कहते हैं, इस बात की जानकारी आपको है। अगर नहीं है तो मैं आपको दूंगा। दूसरा बात है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी दो चीजों से है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है? क्या दो बातें होंगी डॉक्टर शिखा? बता सकती हैं आप? Sir, superficial energy and like deep energy. नहीं। Okay. रेट No. ऑफ फ्लो ऑफ ची, नंबर 1 है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की। एंड व्हाट एल्स? सही जगह पे जानी चाहिए। ची जो बनी है वो सही जगह पे सही टाइम में और सही रेट से पहुंचनी चाहिए। किस स्पीड से? पर यूनिट टाइम कितना पहुंचना चाहिए? आधे घंटे में, 5 मिनट में, 1 मिनट में। कोई चीज 1 सेकंड में पहुंचनी चाहिए, कोई चीज फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में पहुंचनी चाहिए। इस अगर दिशा मिस हो गई, मान लो आप दिल्ली में हो और आपको मॉरिशस जाना है, आप प्लेन में बैठे और प्लेन में 4 डिग्री की गलती हो गई, तो इंस्टेड ऑफ मॉरिशस यू विल लैंड इन रशिया। आप रशिया में लैंड कर जाएंगे या कहीं और लैंड कर जाएंगे। नहीं? सो द अनदर थिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? डायरेक्शन। नहीं जाना चाहिए राइट और चले गए लेफ्ट, तो चलेगा काम? समझ में आ रही है? एकदम आराम से समझिए। ये 4 चीजें अगर आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पाएंगे 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 फेज पॉइंट से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो हमें यह समझना होगा कि ये जो ची है वो क्या है, नंबर 1, और ये कैसे बनती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्या इसके बनने में इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को हम रेगुलेट कर सकते हैं? क्या क्वालिटी हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्या हम इसकी क्वांटिटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं? फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा। क्या हम इसकी स्पीड जो चल के जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं? या हम इसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं? क्या ये ऊपर जा रही थी, इसको हम नीचे भेज सकते हैं? क्या उल्टी हो रही है
वोमिटिंग, खाना उलट पलटी हो रही है, खाना पलट रहा है, हम खाने को नीचे भेज सकते हैं क्या? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी हो गई, वूम में हमारे गर्भ में बच्चा है और वो नीचे हो जा रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, क्या हम उसको ऊपर उठा सकते हैं क्या? ऊपर भेज सकते हैं क्या? ऊपर चला गया, नीचे डिसेंड नहीं कर रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, क्या हम कर सकते हैं क्या? ये घूम गया राइट में, तो हम कर सकते हैं क्या? ये बातें हमें समझनी होगी। तो ये 4 बातें नोट कर लीजिए, ये आपको आनी पड़ेगी। और इन क्लासों में हम आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, इसको कैसे हम रेगुलेट करते हैं। इन चारों चीजों को रेगुलेट करने का मेथड का तरीका हमें ढंग से आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग रखिएगा, शांति से सुनेंगे एक और बार, फिर समझ में आएगा थोड़ा बहुत। नहीं, अभी क्या नहीं समझ में आ रहा ये बताओ। हमने केवल ये बताया है व्हाट इज एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इजंट इट? एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर मैं रिवाइज कर देता हूं, नोट कर लो। इज ऑल अबाउट regulating the generation and distribution of chi. जनरेट कैसे होता है ये अभी हमने बताया नहीं। ची क्या चीज है ये भी हमने अभी आपको ठीक से नहीं बताया, बताएंगे। आई एम हियर टू टेल यू। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर, एक क्वेश्चन था कि सेंजियो मैकेनिज्म और सेंजियो मेरिडियन, सर, दे आर इंटरकनेक्टेड और दे आर, आई मीन, टू डिफरेंट थिंग्स? सेंजियो मैकेनिज्म इज एंटायरली a different thing. ओके। सेंजियो मैकेनिज्म नाम नहीं दिया इसका, क्या नाम दिया? ट्रिपल बर्नर या ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। ओके ओके। एंड सेंजियो मेरिडियन है, सेंजियो मेरिडियन है, उस पर सेंजियो पॉइंट्स भी है, सेंजियो 1, सेंजियो 2, सेंजियो 3। सेंजियो सब लोग समझते हो ना? ये डॉक्टर शिका हमारे पास है, ये टीसीएम इन्होंने काफी सीखा है, तो ये वो भाषा में बताया। सेंजियो का मतलब ट्रिपल वार्मर, सेंजियो का मतलब ट्रिपल वार्मर, ये मैकेनिज्म है। सेंजियो मैकेनिज्म इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। मेरिडियन इज मेरिडियन, मेरिडियन चैनल, मेरिडियन एटसेट्रा इज डिफरेंट थिंग। इसको मैकेनिज्म से क्या करना है? यस सर, दैट वाज अ कंफ्यूजन। आई मीन, मैंने कहा कि कंफ्यूजन तो रहेगा, क्योंकि ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म की कोई बात ही नहीं करता। मैं गया, जब मैं ऐसे आपके जैसा मैं भी सोच रहा था, तो जब हमें ये सब पता लगा तो मैं गया किताब खोजने के लिए। ये आखिर ये चीज जनरेट होती है तो ये कहाँ जनरेट होती है, कौन जनरेट करता है, कैसे जनरेट होती है, कैसे इसकी हम क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, घटा बढ़ा सकते हैं, और घटा बढ़ा सकते हैं तो किस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं, क्या लिमिट्स है, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान नहीं है आप, विद इन लिमिट्स आप कर सकते हैं। कहीं कोई किताब नहीं मिली। लेट मी टेल यू, मैं दिल्ली भी बहुत घूमा, काफी पैसे खर्च किए, लोगों को बहुत संपर्क किया, नेट पर भी मैंने बहुत से लोगों से बात, अच्छे अच्छे इंटरनेट के जो साइट्स हैं उन साइट्स को चलाने वाले लोगों ने जो कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको करना है पूछिए अपने प्रचार के लिए। और मैंने पूछा, उन्होंने कहा मिश्रा जी यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, यू आर कंफ्यूज्ड, दैट इज व्हाट दे आंसर्ड। It was so funny. आज मेरे पास ये सारे जवाब हैं। Today I have the answers. नहीं, सुनने वाले कम लोग हैं, समझने वाले कम लोग हैं। Sir, we are lucky, sir. We are lucky, sir. We are lucky. We are lucky.
Obviously, you will be one of the few people who will know. आप उन गिने चुने लोगों में से होंगे जिन्हें इन सब बातों का जवाब आपके पास होगा। आज भी लोग कहते हैं नहीं 5 एलिमेंट तो कुछ से कुछ नहीं हो सकता, 5 एलिमेंट से सारी बातें नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं हो सकती सारी। मैंने जवाब दिया सर आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। तो वो बात हम आपसे करेंगे और आपको हम बताएंगे। आज हम आपको थोड़ी सी बात ची के बारे में बताते हैं। आप लोग रुकेंगे 5-10 मिनट? यस सर। किसी को जाना है? नो सर रुक 5-10 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज दे देते हैं ताकि कल जो है हम लोग फुल फ्लेजेड बिल्कुल फटाफट करेंगे काम। ची तो हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं? भारत में हम लोग इसको बोलते हैं प्राण। प्राण क्या है? ची क्या है? एक बात समझ लीजिए आप, जितनी भी चीज आप देख रहे हैं इस सृष्टि में, इस क्रिएशन में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ ची। और जो नहीं देख रहे हैं आप, जो नहीं देख सकते हैं, वो भी ची है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच एग्जिस्ट्स इज सम फॉर्म ऑफ ची। मतलब क्या है? ची कैसी है? ची अदृश्य भी है और दृश्य भी है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण आपको दें, पानी है, पानी को गर्म किया तो भाप बन गया, पानी को गर्म किया तो भाप बन गया। और भाप नहीं दिखता जैसा पानी दिखता है, वाटर वेपर तो एयर में भी है, नहीं दिखता। फिर वो जब भाप से पानी बना तो दिखने लगा, फ्लो करने लगा, और पानी से बर्फ बना तो सॉलिड हो गया। ये तीनों ही फॉर्म में ची है। तो ची क्या है? मोस्ट नॉन सब्सटेंशियल। नॉन सब्सटेंशियल माने जो बिल्कुल पराभौतिक है, जिसके बारे में केवल कल्पना, आपके थॉट्स भी ची है, आपके इमोशंस भी ची है। और जैसे आप बात करते हैं ना, आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग जब बात करते हैं कि मरने के बाद लोग पितृलोक में जाते हैं, यमलोक में जाते हैं, बृहस्पति लोक में जाते हैं, चंद्रलोक में जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, वो सारे लोक भी ची है। मोस्ट नॉन सब्सटेंशियल, मोस्ट मेटाफिजिकल, पराभौतिक, और मोस्ट सब्सटेंशियल ये सॉलिड, ये दीवार, ये स्टील, ये पीतल, लोहा, कॉपर, ब्रिक्स, अर्थ, ये भी ची है। आपके शरीर में आपका थॉट, आपका मन भी ची है और आपका शरीर भी ची है। तो ची इज द बेसिक फैब्रिक ऑफ क्रिएशन। Shall I write it for you? आपने इसकी फोटो ले ली? बोरा, यू आर देयर? किसने ली? हाँ सर ले ली, हाँ मैंने ले ली। हाँ सर स्क्रीनशॉट लिया है। ओके, स्क्रीनशॉट लिया विशाखा। सो अभी मैं इसको निकालूंगा। हाँ ची क्या है इसकी परिभाषा समझ लो। स्क्रीनशॉट चाहिए बना के लिए बना। ये बात समझ में आती है? इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? थोड़ा बेसिक फैब्रिक ऑफ क्रिएशन समझ में आती है? फैब्रिक का मतलब समझते हैं आप? जिस चीज से कोई चीज कपड़ा। फैब्रिक, फैब्रिकेशन माने
कोई भी चीज जो बनती है, क्रिएशन जो बना है, बना हाँ, जो बना है, जो क्रिएट हुई है, किस चीज से क्रिएट हुई है? ची से क्रिएट हुई। ये ची क्या है इसके मतलब? इसके मतलब ची एक ऐसी चीज है, आपको बताएं, ये क्रिएशन कैसे हुआ, ये सारा संसार और ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज है। लेकिन वास्तविकता जो हमारी समझ में आता है और जो हमारे तरह के कुछ और विद्वान हैं उनकी समझ में आता है, हमारे भारतीय फिलॉसफी में जो बातें लिखी है, एक उपनिषद है, उसका नाम है प्रश्नोपनिषद। उन्होंने कहा कि प्राण ही से सब कुछ बना है। और मॉडर्न साइंस जो था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने क्या कहा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इस मॉडर्न साइंस की इस रिसर्च ने हमारी बातों को, हमारी फिलॉसफी को बल दिया। हर वस्तु क्या है? एनर्जी है। हर वस्तु क्या है? एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है? प्राण है। वो कहां से आई? अभी हम लोगों ने शुरू करने के पहले एक शब्द किया था जिसे कहते हैं प्रणव ध्वनि। क्या कहते हैं? ओंकार। किया था ना? हमारे यहाँ हम क्या करेंगे, इस चाइनीज विजडम को भारतीय विजडम की लेंस के द्वारा देखेंगे। कैसे देखेंगे? भारतीय जो ज्ञान है, हमारा जो भारत का ज्ञान है, उसमें जो फिलॉसफी है, उसमें जो उपनिषद कहता है, वेद कहता है, उस ज्ञान के माध्यम से इस एक्यूपंक्चर के ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी वजह से हम लोग उन सब लोगों से आगे रहेंगे जो कभी समझ नहीं पाए और पंच तत्व से कभी कोई काम नहीं कर पाते हैं, और जो टीसीएफ में ही घुसे पड़े। वो भी ठीक है अपनी जगह, अगर आप उतना याद करते हैं और आपकी क्लिनिक चलती है तो क्या बुराई है? వెంకటేష్ గారు మ్యూట్ చేసుకోరా, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. है जी? వెంకటేష్ जी का माइक ऑन है सर, डिस्टर्बेंस हो रहा है. हाँ, म्यूट अच्छा, करो बोल रहे. हाँ, वेंकटेश जी आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। तो ची क्या है? बेसिक फैब्रिक ऑफ क्रिएशन है। तो कैसे आया? तो समझिए, सारे धर्मों में कहता है कि एक पहले शब्द था। हमारे यहाँ भी कहते हैं शब्द है, शब्द ब्रह्म कहते हैं, नहीं है ना? चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन, कहीं भी आप जाएंगे तो शब्द की बात होती है। तो ये शब्द जो है सबसे पहले कौन सा निकला? तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले ओंकार निकला। अभी तो उसकी रिकॉर्डिंग भी सारे चारों तरफ व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कुछ दिन पहले। वो ओंकार है। ये ओंकार शब्द कैसे निकलता है? शब्द निकलता है वेव से। सो ची क्या है? वास्तव में वेव्स है। वेव्स, ये वेव्स लगातार निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? जहां से स्वास्तिक है। तो एस्ट्रोलॉजी ने अध्ययन किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया करके एक बनाया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी इंटरनेशनल, जो कि आज भी है। मैं उसका लाइफ मेंबर भी हूं, उसकी मैगजीन्स निकलती हैं, नहीं, जो सारे ग्रहों, प्लैनेट्स की, इन सब की बात खोज करती है और बताती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, और सारे प्लैनेट्स, इस सौर मंडल के सारे प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। और ये सूर्य इन सारे ग्रहों को लेकर एक और बड़ा ग्रह है जिसे सूर्य ही कह सकते हैं, उसके चारों तरफ घूम रहा है। और ये दोनों मिलकर के अपने अपने मंडलों को लेकर के एक न्यूक्लियस, एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं। वो जो बिंदु है जिसके चारों तरफ ये दोनों मंडल, जो कहना चाहिए कि ब्रह्मांड, दो ब्रह्मांड है, ये दो ब्रह्मांड घूम रहे हैं। और भी बहुत से ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है,
लेकिन ये दोनों भी उस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं, उस पॉइंट से प्रणव ध्वनि निकल रही है। सबसे पहले ये प्रणव ध्वनि ही निकली। ध्वनि मतलब साउंड। साउंड कैसे होता है? वाइब्रेशन से होता है। मूवमेंट के बिना कोई साउंड नहीं होता है। ये जो कुछ भी साउंड है वो निकल रहा है उस बिंदु से। वहीं से कहते हैं क्या, एक स्वास्तिक का चिन्ह होता है। हमारे यहाँ हिंदुओं में स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, वो चिन्ह, और दूसरे संप्रदायों में भी चिन्ह है, वो चिन्ह निकलता है। और वही जो स्वास्तिक का चिन्ह निकल रहा, वही ओंकार है, वही प्रणव है। ये प्रणव ध्वनि, ये क्या है? वेव्स है। तो ये वेव्स कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है, लेकिन ये लगातार निकल रही है, एक रिदम से निकल रही है। कभी कम होती, फिर ज्यादा होती, कम होती, ज्यादा होती, इसकी भी रिदम है। उस रिदम को पकड़ना चाहिए, उस रिदम के साथ हमारी हार्मनी हो जाए। यही प्रयास रहता है तपस्वियों का, योगियों का। वो जो वेव्स हैं, वो सिंगल वेव्स आर इनविजिबल। वो उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। उस नाद को, उस साउंड को, जिस साउंड की हम बात कर रहे हैं, उस साउंड को सुन नहीं सकते। तो ऋषियों ने क्या कहा इस साउंड का, इस शब्द को क्या क्या क्या, कि आप जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो ये शब्द सुनाई पड़ने लगता है। इसको कहते हैं अनहद नाद या शब्द ब्रह्म। ये सुना है सबने? यस सर। अनाहत नाद। अनहद नाद। ये डीप मेडिटेशन में जब आप जाते हैं तो आपको अनहद नाद सुनाई। नाद बिना मूवमेंट के नहीं होता, बिना वाइब्रेशन के नहीं होता। ये वाइब्रेशन से वेव्स बने, और ये वेव्स जब सिंगल वेव्स है, इसको आप परसीव नहीं कर सकते, इसको आप बुद्धि से भी नहीं देख सकते, मन से भी नहीं देख सकते, आंख से तो देखने का सवाल ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो उपनिषद है, फिलॉसफी है, उसमें से है दर्शन है, 6 दर्शन है। उन दर्शनों में से जो सांख्य दर्शन है, उसने कहा कि अणु नाम की चीज है एक। अणु क्या है? वो सबसे छोटा पार्टिकल जिससे सारा संसार बना है। वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? वो सबसे छोटा पार्टिकल ये वेव है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना साइंस में, एटम है सबसे छोटा। एटम किससे बना है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर लोगों ने पूछा इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कहा इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए वेव। डू यू नो दैट? दिस थ्योरी, दिस इज द लेटेस्ट थ्योरी। नहीं, पहले क्या समझते थे लोग? इट इज ए इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। हम लोग जब थे स्कूल में, कॉलेज में। अभी क्या है? दिस इज ए वेव, एंड देयरफॉर यू हैव टू फाइंड, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी पता करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना पड़ेगा, तब जाके यू विल नो इलेक्ट्रॉन क्या है। हमारे यहाँ भारतीय विद्वानों ने पहले ही दर्शन शास्त्र में ये कह दिया कि इस तरह की वेव है। तो ये अचानक जो वेव कहीं से निकल रहा है एक पॉइंट से, ये क्या है? ये यांग फोर्स है। कोई भी जो डिस्टरबेंस होती है, कोई भी जो मूवमेंट होती है, उसे कहते हैं यांग। चाइनीज ने क्या नाम दिया? यांग बल का नाम दिया। अचानक कोई बात, यांग। यही वेव, 3 वेव जब एक साथ हो जाते हैं, तब योगी इसका नाद सुन पाते हैं। मिनिमम 3, ज्यादा हो सकता है। उसको इन्होंने नाम दिया, हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रों ने उसका नाम दिया त्रिश्राणु। एक बात और समझ लीजिए, भारतीय परंपरा में कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ये सही है, ये गलत है। हर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चैलेंज किया। हर ऋषि, हर सब क्या थे? सारे के सारे साइंटिस्ट थे, और सबने एक दूसरे को क्वेश्चन करना ही समझा। हमारे यहाँ हर बात पर प्रश्न उठता है। ऐसा नहीं ये बात लिखी है, ये करना ही पड़ेगा, ये नहीं किया तो तुम अधर्मी हो, ऐसा कुछ नहीं। आप क्वेश्चन, आप नास्तिक भी हो सकते हैं, एंड यू आर फुल, यू हैव ऑल दी राइट्स। नास्तिक को भी उतने ही राइट्स हैं जितने आस्तिक को।
और आप क्वेश्चन कर सकते हैं लगातार। क्वेश्चन नहीं करने दिया जाएगा। जो कहा जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चलती है। गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चलती है, क्या किया? उसका गला काटने का फरमान हो गया। ये चीज हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है। सारे के सारे कौन थे? ये जितने ऋषि मुनि थे कौन थे? साइंटिस्ट्स थे। क्या थे? दे वर रिसर्चर्स। तो ये वेव्स 2 3 इकट्ठे हो गए, 4 इकट्ठे हो गए, 30 इकट्ठे हो गए, 3000 वेव्स एक साथ आ गए। ये सब के सब ची है। जो कम वेव हैं, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है वो दिखाई नहीं पड़ती। जिनकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो दिखाई पड़ने लग जाती है। तो जो चीज नहीं दिखाई दे रही है उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ को छोटा करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज मॉडर्न साइंस। ये मैं आपको साइंस फिजिक्स की बात बता रहा हूं। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड द नॉन सब्सटैंशियल विल बिकम सब्सटैंशियल। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए तो जो चीज नहीं दिख रही है, नहीं दिखने वाली है, मेटाफिजिकल है, वो फिजिकल हो जाएगी, दिखने लगेगी, छू सकेंगे, देख सकेंगे। ये हमें आना चाहिए। नहीं? योगियों ने इसको सीख लिया था। संकल्प मात्र से कोई भी चीज उत्पन्न कर सकते थे, बना सकते थे। नहीं? जैसे भाप को कंडेंस कर लो तो लिक्विड पानी दिखने लगेगा। भाप नहीं दिख रहा था, हवा में भाप है, नहीं दिख रहा है, वो पानी बन के कैसे दिखने लगेगा? कंडेंस कर लो, पकड़ लो। इसी तरह शब्द जो है, जो वेव्स हैं, उनको पकड़ो, धीरे धीरे पकड़ के पास लाते जाओ, उनको मूव मत करने दो, उनकी मूवमेंट को कम कर दो और कट 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 उसी में। नहीं तो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नोन इन फिजिक्स। सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैसेस में उससे ज्यादा। ठीक। तो ये ची मतलब ऐसी हो सकती है, एक सिंगल वेव जिसको बिल्कुल कोई देख ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता, वहां से लेकर के बिल्कुल जो सॉलिड है, जो सब कोई देख सकता है, अंधा भी छू करके देख सकता है, समझ सकता है, ये सब की सब ची है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य की किरणें, सूर्य में एक रेनबो होता है, सब लोग जानते हैं ना? रेनबो को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंद्रधनुष। नाम सुना है सबने? सब लोग जानते हैं रेनबो? रेनबो में 7 कलर हैं, विबग्योर, है कि नहीं? है कि नहीं? ये सातों कलर की अलग अलग वाइब्रेशंस है, अलग अलग वेवलेंथ्स है। किताबों में सब मिल जाएगा, नहीं तो आपके नेट पे सब मिलेगा। अब आजकल, पहले तो नेट नहीं होता था, हम लोग इतनी मोटी मोटी किताब रखते थे इंजीनियरिंग। जब मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में था तो हमारी इतनी मोटी हैंडबुक हुआ करती थी, उसको उठाना मुश्किल हुआ करता, 5 किलो का, 4 किलो का, उसमें सारे टेबल बने हुए थे। तो जब हमने शुरू में एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सीखा तो हमने तुरंत पहले इसको ही देखा, ये विबग्योर में अलग अलग कलर थेरेपी क्या होती है उसको समझने का प्रयास किया। तो कलर थेरेपी, तो हमें मालूम पड़ा कि इसकी अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सो आई बिकेम एन एक्सपर्ट ऑन कलर थेरेपी। दोस डेज इतना लोग परिश्रम नहीं करते थे। दूसरी, हमारी बैकग्राउंड साइंस की थी, नहीं तो साइंस की बैकग्राउंड होने से ये फायदा मिला था। तो ये जो अब इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट, वायलेट सबसे छोटी वेवलेंथ और सबसे तेज फ्रीक्वेंसी, और रेड सबसे बड़ी वेवलेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो रेड हो गया यांग। ये सब बातें हम फिर से बताएंगे आपको, डिटेल में बताएंगे, सारी चीजें दिखाएंगे आपको, कलर बना बना के आराम से समझ में आएगी। हमने 12 दिन का ये कोर्स रखा है, 12 के बदले 15 हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, आपको करने के लायक होना चाहिए। नहीं, किसी को समय ज्यादा लगता है, किसी को समय कम लगता है। नहीं, सबको 5 दिन में पढ़ा देंगे, ऐसा 5 दिन का सिलेबस बनाना ये मूर्खता है। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ी फाइट हुई, आपको अगर याद हो, आज से करीब 2 साल पहले
क्या फाइट हुई कि डिग्री कोर्स, ग्रेजुएशन का कोर्स वहां के वाइस चांसलर ने कहा कि 4 साल में करेंगे क्योंकि किसी को समझ में नहीं आती 3 साल में। कौन था एजुकेशन मिनिस्टर, याद है किसी को? स्मृति ईरानी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, पूरे इंडिया में सब जगह 3 साल का। बहुत बहुत डिस्कशन हुआ, वाइस चांसलर ने बाद में रिजाइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर मैं होता तो क्या करता? इफ आई वेयर देयर, व्हाट आई वुड हैव डन? उन्होंने कहा यूजीसी ने बोला है 3 साल, सब जगह 3 साल का ही चलेगा। अरे बाबा, हर आदमी 3 साल में ही सीख जाएगा क्या? कोई तो स्लो लर्नर होता है और कोई फास्ट लर्नर होता है, नहीं? तो आप जिस प्रकार से आप कैट का एग्जाम देते हो, तो ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बी ग्रेड के होते हैं, सी ग्रेड के होते कि नहीं होते? आप यूनिवर्सिटी भी कर दो। जो यूनिवर्सिटी में 4 साल का करो, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए जहां 4 साल में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए जहां 3 साल या 2 साल में हो जाए। जो बहुत फास्ट लर्नर है उनको 3 साल भी नहीं लगेगा। दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। कुछ लेवल पर कम से कम मिनिमम लेवल उतना ज्ञान सबको हो जाना चाहिए, तो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो मैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज बना देता, अलग अलग प्रकार की। स्लो लर्नर्स अलग यूनिवर्सिटी में जाओ, फास्ट लर्नर अलग यूनिवर्सिटी में जाओ, सुपर फास्ट अलग यूनिवर्सिटी में जाओ। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 12 साल में बीए और एमए का सारा सवाल कर लेते हैं, ऐसे भी तो लोग हैं, सुना होगा आपने कई बार। ये बातें अगर आपको ध्यान में रही और आप समझते रहे तो आप ची समझ जाएंगे क्या है। तो ची का बहुत बड़ा रेंज है। जैसे लाइट का रेंज है ना, रेड से लेके वायलेट तक, और इंफ्रारेड और कहां कहां, उतनी सुपर जैसे साउंड का है, सुपरसोनिक जेट होता है, जेट। तो सुपरसोनिक जब उसकी स्पीड साउंड से बढ़ जाती है तो हमारे कान उसकी शब्द को नहीं पकड़ सकते, नहीं सुन सकते, वहां से लेकर के और जो बिल्कुल सुन सकते हैं वहां तक। इसी प्रकार ची की भी रेंज है, बहुत फाइन, बिल्कुल नहीं दिखने वाली, नहीं समझ में आने वाली, वो भी ची है, और जो बिल्कुल सॉलिड है, लिक्विड है, वो भी ची है। ची का इतना बड़ा रेंज है। तो आपकी बोन्स भी ची है, आपका स्किन भी ची है, आपका माइंड भी ची है। बात समझ में आ रही है ना? फिर हम लोग कल और समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि आप ची का आइडिया हो जाए, और इस पर आपको जो भी संदेह हो वो कल आप हमसे पूछ सकें। आप स्वयं भी मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और जो पूछना चाहे कल आप इसे पूछ पाएंगे। टाइम सबके लिए कंफर्टेबल है, मैं समझता हूं, मेरे लिए भी कंफर्टेबल है, और इस समय somehow we can make the class go on, है ना? ठीक है। अब अगर आपके पास इस समय कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, कोई प्रश्न इस समय आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए, अन्यथा हम लोग इस सेशन को यहां बंद करेंगे और कल फिर यहां से आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। कोई सवाल नहीं है, अतः मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा आज के लिए। फिर शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो कल। शब्बा खैर। हाँ।